स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी नाइट में, जहां हर रात एक नई रहस्य और खौफनाक कहानी आपका इंतजार कर रही है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। भूतिया घटनाएं, रहस्यमयी किस्से और अनसुलझे रहस्य, सब कुछ यहीं पर। तो अगर आप भी साहसी और तैयार हैं डर से सामना करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले। तैयार हो जाइए, क्योंकि अंधेरा और डर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तुझे मना किया था ना अपार, फिर तू क्यों गया वहां? तुझे कुछ हो जाता तो? मैं इसीलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। वो तो मैं समय से पहुंच गई, नहीं तो अब खड़ा क्या है? चल उठा, ये पानी भरने वाली रस्सी, और घर चल। जीजी राह देख रही होंगी। और मौसी की डांट खाने के बाद मैंने पानी भरने की रस्सी उठाई, कंधे पे टांगी और मौसी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर आकर मौसी ने सबसे कह दिया कि ये फिर उस पुराने महल में गया था और बहुत डांट पड़ी। लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं यानी अपार शक्ति, यही मेरा नाम है। मैं बचपन से ही नानी के घर आता हूं तो वो पुराना टूटा फूटा महल मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। गांव से थोड़ा दूर, जहां पीने के पानी का कुआं है, उससे थोड़ा दूर एक छोटी पहाड़ी है। उसी पर यह पुराना महल है। कुएं से लेकर पुराने महल तक तो मैदान है, लेकिन पुराने महल के दोनों ओर और पीछे की तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। उनमें से कुछ पेड़ इमली के, कुछ कैथा मतलब वुड एप्पल के, और कुछ अमलतास है। और ये हमेशा गर्मी में ही फूल देता है। और मेरा उसी समय नानी के घर जाने का कार्यक्रम बनता है। बहुत ही आकर्षित करते हैं मुझे अमलतास के फूल, पीले पीले अंगूर के गुच्छे की तरह। तो अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। मैं जब 6 या 7 साल का रहा हूंगा, नानी के घर आया। नानी के घर की छत से मुझे वो पुराना टूटा फूटा महल दिखा। मुझे तो बस वहां जाने की धुन सवार हो गई। मैंने मौसी से पूछा कि वहां कैसे जाते हैं। चलो, तो मौसी बोली, पीने का पानी खत्म हो जाने दे, फिर चलते हैं। मैं वहां मौसी के साथ गया, लेकिन मौसी ने महल के अंदर नहीं जाने दिया। मौसी चटनी के लिए थोड़ी इमलियां तोड़ी और मैंने अमलतास के फूल तोड़े। फिर मैं और मौसी घर आ गए। रात में खाना खाकर हम छत पर सोने गए, क्योंकि उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, तो गर्मियों में छत या आंगन में सोना पड़ता था। छत से भी वो पहाड़ी दिख रही थी। मुझे फिर पुराने महल की याद आ गई। मुझे जैसे तैसे नींद आई। सुबह होते ही मैं इस बार नानी के साथ पानी भरने गया। मैं उधर जाने लगा तो नानी ने मना कर दिया। घर आया तो देखा मम्मी की बुआ का पोता आया है अपने पापा के साथ। उसका नाम मनोज था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा हमउम्र था। फिर दोपहर तक खाना पीना हुआ, थोड़ी देर बातें हुई। सब बड़े अपने लिए हाथ वाला पंखा झलते झलते सो गए। मैं और मनोज चंदा पुआ खेल रहे थे, जिसे अब लूडो कहते हैं। खेल खत्म हो गया तो हम लोग बोर होने लगे, तो मैंने कहा चलो इमली तोड़ने चलते हैं। और वहां खूब सारे फूल भी लगे हैं, और हम गए। कुछ फूल मैंने तोड़े और मनोज से कहा कि तू यहां फूल और इमलियां तोड़, मैं आता हूं। मैं अंदर गया तो महल तो अंदर से उतना पुराना नहीं था, लेकिन बहुत सारे कबूतर थे वहां। फिर अचानक मैंने देखा कि एक लड़की घाघरा चोली में पीठ किए हुए खड़ी है। उसकी चोटी बहुत ही लंबी थी। उसने कहा कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा हाँ। तभी मेरे हाथ से फूल छूटकर नीचे गिर गए। मैं फूल उठाने झुका तो देखा उसकी पीठ तो मेरी तरफ है, लेकिन उसके पैर के पंजे आगे की तरफ ना होकर मेरी तरफ है। और मैं बेहोश हो गया। अब मेरी उम्र 50 साल की है। जब वो भयानक दिन मुझे याद आते हैं तो मेरे शरीर में मुझे अब भी झुरझुरी महसूस होती है। मैं बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। मनोज ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि वो महल के अंदर नहीं गया। घर जाकर उसने सबको बता दिया। मुझे ढूंढने मामा के साथ भी काफी लोग आए और मुझे महल के अंदर ढूंढ लिया गया। ये तो थी 2 साल पुरानी घटना, जब मैं 7 साल का था। लेकिन अब मैं 2 साल बाद नानी के घर आया, यानी अब मैं 9 साल का हूं। उसी पुराने महल ने मुझे फिर अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन मौसी ने मुझे रोक लिया, क्योंकि 2 साल पहले की घटना के बारे में मैंने सबको बताया था कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था। तो सभी परेशान थे कि मैं वहां से सबको सुरक्षित मिला, और मुझे किसी ने वहां दोबारा नहीं जाने दिया। सब मुझ पर नजर रखते थे कि मैं वहां ना जा पाऊं।
और 2-4 दिन रुककर मैं वापस आ गया। फिर मौसी की शादी हुई, तब भी मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे इम्तिहान चल रहे थे। फिर नानी भी नहीं रही तो माँ का भी बहुत कम जा पाना होता था। वो खुद ही अकेले जाती थीं और हम बहन भाई को नहीं ले जाती थीं। लेकिन 12 साल बाद अब मैं 21 साल का हो गया हूं। अब मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूं। वो इसलिए कि मनोज की शादी तय हो गई है। हाँ, वहीं बचपन वाला मनोज। गांव में शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो मनोज की भी शादी तय हो गई। लड़की मेरी नानी के गांव की है। लड़की वालों ने कहा कि सगाई और शादी दोनों वहीं से होगी। हम सब नानी के गांव पहुंचे और मेरी नकछड़ी मौसी भी, लेकिन प्यार भी बहुत करती है। अच्छा लग रहा था वहां। इतनी सारी भीड़ भाड़ देखकर। मामी की 2 बेटियां और मौसी के भी 2 बच्चे, और मैं सबसे बड़ा। बस भैया भैया कहकर मेरी जान खाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था उनके ऊपर धौंस जमाना। गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, और अब भी नानी के गांव में बिजली नहीं पहुंची, और अब भी वहां कुछ कुछ खपरेल वाले मिट्टी के घर है। शाम और सुबह घर की कुछ रिश्तेदार महिलाएं उसी पुराने महल वाले कुएं से पानी भरती है, क्योंकि सारे गांव में उसी कुएं का पानी मीठा और पीने लायक है। और वो कुआं है भी राजे रजवाड़ों के समय का। बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि वहां पर राजकुमारियां स्नान किया करती थीं। शाम को घर के आंगन में खूब चहल पहल रहती है। सारी औरतें मिलकर खाना बनाती हैं। खाना खाकर सारी महिलाएं और बच्चे छत पर सोते हैं, और बाकी घर के बाहर भी बहुत मैदान है, तो सब बड़े बाहर ही चारपाई डालकर सो जाते हैं। बाहर मैदान में एक नीम का पेड़ है जो छत से भी दिखाई देता है। पहले तो हम सब छत पर बातें करते रहे, फिर सब सो गए। मैंने अपनी हाथ में बंधी घड़ी में देखा तो 12 बज रहे थे। मेरा ध्यान फिर उसी पुराने महल पर गया। मैंने सोचा कल मैं जरूर जाऊंगा। फिर मुझे नींद आ गई। दोपहर में सब सो गए और कुछ सगाई की तैयारी में व्यस्त थे, तो मैं भरी दोपहरी में चुपके मुंह पर गमछा बांधकर निकल गया। इतनी लू थी, धूल भरी गर्म हवा चल रही थी, और मैं पुराने महल पहुंच गया। मैं डरते डरते अंदर गया। महल अंदर से तो साफ दिख रहा था, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। वो चूड़ियों के खनकने की आवाज थी। मैंने थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक लड़की लहंगा चोली पहने ढेर सारे अमलतास के फूलों से कुछ बना रही थी। उसके पास में सुराही रखी थी। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने कहा, मेरा नाम अपार शक्ति है, और तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा, मेरा नाम निपुणनिका है। मैंने कहा, इतना बड़ा और पुराना नाम? तो उसने कहा, तुम्हारा नाम कौन सा छोटा है? मैंने कहा, पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर दिया। मैं पी गया। उसने पूछा, यहां क्यों आए हो, वो भी दोपहर में? मैंने कहा, मुझे अच्छा लगता है ये टूटा फूटा पुराना महल। मुझे लगता है कि इससे मेरा सालों का नाता है। फिर उसने पूछा, तुम यहां के तो नहीं लगते? मैंने कहा, हां, मैं तो यहां शादी में आया हूं। बस ऐसे ही हम बातें करते रहे और दोपहर से शाम हो गई। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूं, सब इंतजार कर रहे होंगे, और मैं घर आ गया। रात में सब खाना खाकर छत में आ गए। बातें करते करते सब सो गए, लेकिन मेरा मन तो निपुणनिका में अटक गया था। मैं सोने की कोशिश करता तो निपुणनिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो है भी तो कितनी खूबसूरत, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। यही सोचते सोचते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं जब तक गांव में रहा बस दोपहर होने का इंतजार करता रहता, और बस सबके हो जाने और काम में लग जाने के बाद मैं निकल जाता। पुराने महल निपुणनिका से मिले बगैर मेरा जी ही नहीं लगता था। वो भी हर दोपहर मेरा इंतजार करती। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ रहती हो जो दोपहर में मुझसे मिलने आ जाती हो, लेकिन उसने बात को टाल दिया, और मैंने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने सोचा क्या करना है, बस मुझे वो अच्छी लगती हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद मुझे निपुणनिका से प्रेम हो गया था, और वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैंने सोचा अब कह देना ही ठीक है, और जाने से पहले इजहार करना जरूरी था, और मेरे जाने के 2-3 दिन पहले ही मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं निपुणनिका। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसने भी शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया और मेरे गले लग गई। लेकिन वो जब मेरे गले लगी तो उसके बदन से सड़े मांस की बदबू आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन और एक दिन मेरे जाने के पहले मैं दोपहर में निपुणनिका से मिलने गया तो वो रोने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे चुप कराया और कहा कि मैं रात में भी तुमसे मिलने आऊंगा, और मैं भारी मन से चला आया। सच तो ये है कि मैं भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था।
मैं दुखी था और ये मेरे चेहरे से झलक रहा था। तो मुझे देखकर मनोज ने पूछा कि क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है। मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, परेशान मत हो यार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पुराने महल, तू जरूर उससे मिलेगा। और रात को हम गए। मनोज ने कहा कि मैं बाहर हूं, तू जल्दी से मिलकर आ जा। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया तो दिए का हल्का उजाला था और वो पीठ किए हुए खड़ी थी। उसने पूछा, आ गए तुम? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। उसका इस तरह से बात करना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कैसी बातें कर रही हो? और वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो इतनी लंबी हो गई कि उसका सर महल की छत से जा लगा। मैं चीखा तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे छत के बराबर लाकर छोड़ दिया और बोली, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। एक बार पहले भी तुम मुझसे बच गए थे, तुम्हें मार कर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मेरा वर्षों पुराना बदला पूरा होगा। मेरी चीख सुनकर मनोज भी अंदर आ गया। वो सब देखकर उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मुझे बाहर ले आया और हमने घर की तरफ भागना शुरू किया। उस दिन मैं और मनोज उस पुराने महल से जान बचाकर भागे। घर पहुंचकर ही हमने सांस ली। मनोज ने कहा कि ये सब अभी किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग रात को वहां क्यों गए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो चुड़ैल थी। इतने दिन मैं एक चुड़ैल से मिलने जाता रहा, तभी उस दिन वो मेरे गले लगी तो सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अजीब तो लगा था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। फिर माँ ने बताया कि हम एक हफ्ते और रुक रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। छत पर सब सोने गए, मैं भी, लेकिन डर के मारे नींद कहाँ से आए। सब बातें करते करते सो गए थे। मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने पुराने महल की तरफ नजर दौड़ाई तो एक रोशनी सी दिख रही थी। मुझे लगा कोई दिया जल रहा होगा, लेकिन आज से पहले तो वहां कोई दिया नहीं जलता था। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही है और अचानक सर से मेरे बगल में वो चुड़ैल अपने बालों को अपने चेहरे पर बिखेरे हुए बैठी है। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे से उसके बाल हटाते ही इतना भयानक चेहरा देखकर मेरी डर के मारे चीख निकल गई और सब चौंक कर जग गए। पूछने लगे कि क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है। मुझे रात भर डर के वजह से नींद नहीं आई, बस सुबह होने का इंतजार था। बहुत ही डर गया था मैं, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैंने मनोज से बताया तो वो बोला कि कोई सिद्ध बाबा है पास के गांव में, वो भूत प्रेत को दूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रविवार को ही ये काम करते हैं। अभी तो आज सोमवार ही है, हमें रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम हो गई और फिर से मुझे रात होने पर क्या होगा, इसका डर सताने लगा। रात भी हो ही गई तो मैंने सबसे कहा कि आज मैं छत पर नहीं सोऊंगा, आज मैं घर के बाहर मैदान में सोऊंगा, नीम के पेड़ के नीचे। सबने कहा सो जाओ। उस दिन चांदनी रात थी। मैंने अपनी चारपाई बिछाई और मामा से बातें करते करते सो गया। तभी अचानक नीम के पेड़ पर कुछ सरसराहट हुई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कोई पंछी होगा। फिर ऊपर से कुछ पानी जैसा गरम गरम गिरा। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी क्योंकि पिछली रात सोया नहीं था। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक ढेर सारा कुछ गर्म गर्म गिरा। मैंने आंखें खोली तो वही चुड़ैल मुंह से लार टपका रही थी और दोनों पैर पेड़ की डाल से अटकाकर मेरी तरफ मुंह करके उल्टी लटकी थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता वो पेड़ की डाल पर फिरकी की तरह 2-4 बार घूमी और लट्टू की तरह उचक कर मेरे ऊपर धम्म से गिर गई। फिर क्या था, मेरी जोर से चीख निकली और मैं आंखें बंद किए हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मेरी चीख सुनकर सब भागकर मेरी ओर आए। मामा के कहने पर मैंने आंखें खोली। मैंने सब बताया तो सब लोग हंसने लगे, सिवाय मनोज के। सबने कहा सपना होगा। सुबह होते ही मैं और मनोज सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या करे क्या ना करे। रविवार को भी अभी काफी दिन है। लेकिन तभी अचानक मनोज को कुछ याद आया। उसने कहा आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं और मेरा व्रत भी है, तू मेरे साथ मंदिर चल, वहां मंदिर में कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए और हम वापस आते समय दूसरे रास्ते से आ रहे थे। तभी हमारी नजर एक मजार पर पड़ी। हमने सोचा इस मजार पर सबका बहुत विश्वास है,
चलो माथा टेक लेते हैं मजार पर। हम गए और वहां हमें एक फकीर बाबा मिले। उन्होंने हमें देखते ही भांप लिया कि हमें कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं एक ताबीज बाजू में बांध देता हूं, लेकिन बगल के गांव में एक सिद्ध बाबा है, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और उनके पास जाने से पहले ये ताबीज उतार देना। फिर हम घर आ गए। रात को खाना खाकर सब सोने चले गए, लेकिन मैं ना छत पर सोया और ना बाहर। मैंने कहा कि मैं आज घर के आंगन में ही सोऊंगा। सब सो गए और मुझे भी नींद आ गई। लेकिन रात में अचानक मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने घड़े से गिलास में पानी भरा और पी गया। मैंने सोचा देखूं कितना बज रहा है, लेकिन मुझे याद आया कि घड़ी तो कोठरी में ही रखी रह गई। मैंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कोठरी में गया। देखा तो मौसी पीठ करके खड़ी थी। मैंने कहा, मौसी, आप यहां क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि तेरी घड़ी ढूंढ रही हूं। मैंने कहा कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि मुझे तेरे बारे में सब पता है। वो घड़ी देने लगी। तभी मुझे उनके बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ दिखे। मौसी के बड़े बड़े नाखून वाले गंदे हाथ देखकर मैं बहुत डर गया। वो अचानक बढ़ने लगी। उसका सर कोठरी की छत से छूने लगा। उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। शायद फकीर बाबा के ताबीज की वजह से वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सब चीख सुनकर नीचे आ गए। मैं डर के मारे कोठरी से आंगन की तरफ भागा। सब आंगन में आए और मनोज भी। वो सर्र से बाहर आंगन में आ गई और मनोज की गर्दन पर अगल बगल दोनों टांगे लटकाकर बैठ गई और बोली, तू ही है ना जो उस रोज मेरे चंगुल से इसे छुड़ा कर लाया था? अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मौसी को कुछ सूझा और वो भागकर पूजा वाले कमरे में गई और हवन कुंड की पूरी विभूति मनोज के ऊपर उड़ेल दी और वो अचानक गायब हो गई। फिर हमने सारी बातें घर वालों को बताई कि शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ। तभी मामा जी बोले कि बगल में एक बहुत बूढ़ी आजी मां रहती है, उस पुराने महल की कहानी वो ही बता सकती हैं। सुबह उनके पास चलते हैं। हम सुबह उनके पास गए। वो बोली, पुराना महल, वहां तो एक चुड़ैल बसती है, वहां तो सालों से कोई नहीं जाता। फिर उन्होंने उस पुराने महल की कहानी कहनी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा वहां रहते थे। उनका नाम अमर्त्य सेन था। उनकी पीढ़ी में वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार रुद्रसेन के पैदा होने के बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा जी ने बड़े प्यार से उसका नाम निपुणनिका रखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के किस्से चारों तरफ फैल गए। कई राज्य के राजाओं ने राजकुमारी के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि राजकुमारी निपुणनिका का विवाह उनकी पसंद और मर्जी से होगा। लेकिन राजकुमार रुद्रसेन का एक मित्र था जिसका नाम अपार शक्ति था। वो राजकुमारी को मन ही मन चाहता था। उसने कई बार कहने की कोशिश भी की, लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि वो एक साधारण परिवार से था। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई निपुणनिका से कुछ भी कहने की। बसंत ऋतु का मौसम था। चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। निपुणनिका अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने गई। वो जंगल के फूलों की खूबसूरती में इतना खो गई कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि वो तो ना जाने कहां आ गई है। वो बहुत देर तक रास्ता खोजती रही, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। घूमते घूमते प्यास और भूख दोनों लगाए थे। वो थककर एक पेड़ की छाया में बैठ गई और थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। तभी थोड़ी देर में कुछ ठक ठक की आवाज ने उसे जगा दिया। उसे लगा कि कोई है, तो उसने आवाज की दिशा की ओर जाकर देखा। वहां एक नवयुवक लकड़ियां काट रहा था। शायद कोई लकड़हारा था। निपुणनिका उसके पास आई तो वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आप तो कोई राजकुमारी लगती हैं, यहां कहां से आ गई? निपुणनिका बोली, हां, मैं राजकुमारी निपुणनिका हूं। अपनी सहेलियों के साथ वन विहार के लिए आई थी। वन की सुंदरता में खोकर आगे बढ़ गई, रास्ता भटक गई और सहेलियों से भी बिछड़ गई। मुझे बहुत प्यास और भूख भी लगी है। उस नवयुवक के पास कुछ खाना था। उसने राजकुमारी को बड़े संकोच के साथ दिया और बोला, यह आपके लायक तो नहीं है, लेकिन आपको भूख लगी है तो खा लीजिए। निपुणनिका बोली, तुम नहीं खाओगे? वो बोला, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगा। निपुणनिका जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो खाना गले में अटक गया। नवयुवक ने तुरंत सुराही से पानी निकाल कर दिया। नवयुवक निपुणनिका को खाना खाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था और निपुणनिका उसकी तरफ देखती
तो वो आंखें दूसरी ओर फेर लेता। निपुणनिका ने खाना खा लिया तो बोली, लो अब तुम खा लो। नवयुवक खाना खाने लगा। निपुणनिका बोली, खाना बहुत अच्छा है, तुम्हारी मां ने बनाया है। नवयुवक बोला, मेरा कोई नहीं है। निपुणनिका बोली, तो क्या तुमने बनाया है? वो बोला, हाँ। अच्छा चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, पिता महाराज परेशान हो रहे होंगे। निपुणनिका बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने पूछा। मेरा नाम श्रवण है। नवयुवक बोला। श्रवण। निपुणनिका को लेकर महल गया और बाहर से ही लौटने लगा। राजकुमारी बोली, अंदर आओ, तुम्हें पिताजी से मिलवाती हूं। श्रवण महल के अंदर गया। महल की शान शौकत देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने ठान लिया कि वो निपुणनिका को अपने प्रेम में फंसाकर इस महल का राजा बनेगा। फिर क्या था, उसने निपुणनिका से अपनापन बढ़ाना शुरू कर दिया और भोली निपुणनिका भी उसके जाल में फंसती गई। फिर एक दिन उसने महाराज से कहा कि मैं श्रवण से विवाह करना चाहती हूं। महाराज मान गए, लेकिन राजकुमार रुद्रसेन को श्रवण पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि निपुणनिका की शादी श्रवण से हो, लेकिन महाराज ने उन दोनों का विवाह कर दिया और आधे राज्य का महाराज भी बना दिया। ये सब रुद्रसेन को मंजूर नहीं था। अब रुद्र और श्रवण दोनों सोच रहे थे कि वो ही पूरे राज्य के राजा बन जाते। फिर एक रात उस महल में एक खूनी खेल हुआ। अपार शक्ति चेहरा ढककर आधी रात के वक्त निपुणनिका के कमरे में गया और तलवार से श्रवण का गला काट दिया। आवाज सुनकर निपुणनिका जागी तो उसने उसका भी गला भी तकिए से घोंट दिया और महल से भाग गया। सुबह लोगों को महल में 4 लोगों की लाशें मिली। महाराज अमर्त्यसेन, राजकुमार रुद्रसेन, श्रवण और राजकुमारी निपुणनिका की अपार शक्ति की लाश नहीं मिली तो लोगों ने समझा कि अपार शक्ति ही सभी को मारकर कहीं भाग गया है। उस रात महल में क्या हुआ किसी को भी कुछ भी नहीं पता। आजी मां बोली, बस यही कहानी है उस महल की, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और सब आ गए, लेकिन अपार के मन में कुछ चल रहा था। उसे कहानी सुनने के बाद सारी बातें याद आ गईं। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वो अपार शक्ति था और ये इत्तेफाक वाली बात है कि इस जन्म में भी उसका नाम अपार शक्ति ही है। लेकिन उस रात बहुत कुछ हुआ था जो कि शायद निपुणनिका को नहीं मालूम था। वो सब कुछ सिर्फ मुझे ही पता है और निपुणनिका को भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। फकीर बाबा के ताबीज की वजह से वो चुड़ैल 2-3 दिन तक अपार के पास नहीं आई और शनिवार की शाम अपार और मनोज मामा के साथ सिद्ध बाबा के पास गए और अपार अपना ताबीज उतार कर गया। वो जैसे ही सिद्ध बाबा के दरवाजे तक पहुंचे वो वैसे हवा में उड़ते हुए आई और अपार को हवा में उछाल दिया। शायद वो बाबा के पास हमें नहीं जाने देना चाहती थी। मामा जी बाबा के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। बाबा ने दरवाजा खोला और ये सब देखकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ जल छिड़का तो वो चली गई। हमें बाबा अंदर ले गए। उन्होंने कहा कि आप सब लोग परेशान ना हो, वो अब नहीं आएगी। मुझे आराम से सारी बात बताए। हमने उन्हें सारी बात बताई, साथ साथ पिछले जन्म की भी बात बताई। उन्होंने कहा, आप सब परेशान ना हो, अब वो नहीं आएगी। कल तक के लिए मैं बच्चे के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देता हूं और आपको सामग्री बता देता हूं कि कल पूजा में क्या क्या लगेगा। हम सब घर आ गए। सुबह होते ही हम सब सोच रहे थे कि क्या होगा रात में, और शाम भी हो गई। हम सब ने पूजा की सारी तैयारियां कर लीं। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी आ गए। सब व्यवस्थित करने के बाद बाबा जी बोले, बेटा इस जगह बैठो, और उन्होंने अपार का रक्षा सूत्र खोल दिया। रक्षा सूत्र खोलते ही वो सामने प्रकट हुई। उसने अपने शक्तियों द्वारा पूजा के सामान को बिखेरना शुरू कर दिया और अपार से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब बुरी तरह से डरे हुए थे कि अब क्या होगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि तू इसे क्यों मारना चाहती है। वो बोली, ये मेरे सारे परिवार को मारकर भाग गया था। ये मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मैंने श्रवण से विवाह किया था। मुझे पता था कि ये मन ही मन मुझसे प्रेम करता है। इसने मेरे पति, भाई, पिता और यहां तक कि मुझको भी नहीं छोड़ा। इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। मेरा भाई तो इसका मित्र था। मेरे पिता इसे अपने बेटे की तरह मानते थे और इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाबा बोले, तुझे सारी बातें नहीं पता। तू पहले अपार शक्ति की बात सुन ले और अगर तुझे लगे कि वो गलत है तो जरूर उसे मार देना। वो बोली, ठीक है, बोलने दो इसे। अपार शक्ति ने बोलना शुरू किया। उस दिन रुद्रसेन मेरे पास आया और बोला, आज रात को राज्य का फेरा करना है कि सारे कामकाज ठीक से हो रहे हैं कि नहीं और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है।
मैं बोला, हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूं? रुद्र बोला, बस तुम आज रात के लिए अपने वस्त्र दे दो, ताकि मैं राज्य में जाऊं तो प्रजा मुझे पहचान ना सके। अपार बोला, क्यों नहीं मित्र, आखिर इतना संकोच किस लिए? सब तुम्हारा दिया ही तो है। मुझ जैसे साधारण और अनाथ इंसान को तुमने अपना मित्र बनाया, नहीं तो मेरा क्या होता? और रुद्रसेन अपार के वस्त्र लेकर चला गया। रात में अपार को ध्यान आया कि शायद मेरे मित्र को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो वो उससे मिलने गया। तभी उसने 2 सेवकों को आपस में बातें करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमने श्रवण महाराज के कहने पर रुद्र महाराज के पीने के जल में विष तो मिला दिया, लेकिन किसी को कुछ पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। अपार ने इतना सुना तो वो रुद्र को बताने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था और वो महाराज अमर्त्यसेन के कमरे की तरफ भागा कि शायद रुद्रसेन वहां मिल जाए। लेकिन जब वो महाराज के कमरे तक पहुंचा ही तो उसने देखा कि रुद्रसेन उसके दिए हुए वस्त्र पहने हैं, अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा है, तलवार खून से सनी है। वहीं बगल में महाराज अमर्त्यसेन का घायल और मृत शरीर पड़ा है और वो कह रहा है कि पिता महाराज, आपने अगर मेरी बात मान ली होती तो आपका ये हाल ना होता। अब श्रवण और निपुणनिका की बारी है। और रुद्र उन लोगों के कमरे की तरफ भागा और जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल गया। मैं जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए उनके कमरे की ओर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रुद्र श्रवण के गले को धड़ से अलग कर चुका था। शोर सुनकर निपुणनिका जागी तो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका भी गला घोंट दिया। रुद्र मेरे कपड़ों में था तो निपुणनिका को लगा कि मैं हूं। मैंने रुद्र को आवाज दी कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, तूने मुझे देख लिया, अब तू भी नहीं बचेगा। और मैंने महल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरे पीछे आया। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसने मुझे मार दिया। मेरी लाश तो जंगल में जानवरों ने खा ली होगी, लेकिन रुद्र जब महल लौटा होगा तो उसने महल पहुंचकर वही विष वाला जल पी लिया और वो भी मर गया। बस यही कहानी थी निपुणनिका। मैं तो तुम्हें तब भी प्यार करता था और मैंने तो तुम्हें अब भी प्यार किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत था तो तुम अपना बदला ले सकती हो। मुझे मारकर अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो यही सही। लेकिन निपुणनिका बोली, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और निपुणनिका चली गई, फिर कभी भी अपार शक्ति को नहीं दिखी। और आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। सो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी नाइट पर बने रहे। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।